देखिए, राज्यसभा के अभी अभी इलेक्शन हुए और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के इलेक्शनों को लेकर के कई तरह के इश्यूज़ आपके सामने आए। हमने राज्यसभा के इलेक्शनों के बारे में तो पॉलिटी में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, हम डेफिनेटली उसे रिपीट नहीं करेंगे। इलेक्शन प्रोसीजर हम डिटेल में नहीं समझाएंगे, वो सब बातें नहीं। लेकिन कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जिनके जवाब देने ज़रूरी हैं। आपको भी इससे एक आइडिया मिलेगा कि टॉपिक पढ़ते हुए हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम राज्यसभा के इलेक्शनों पर थोड़ी बात करेंगे। अभी हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जो रूलिंग पार्टी है वो कांग्रेस है, लेकिन देश में जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश से जो एक राज्यसभा की सीट का कैंडिडेट चुन करके राज्यसभा में आना था, जो कि कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो देश में सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में माने जाते हैं। ऐसे में ये माना जाता है कि जिस भी किसी पार्टी की सरकार है उस स्टेट में, ये अश्योर्ड ही होता है कि उनका कैंडिडेट तो कम से कम जीत करके आएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी उस एक राज्यसभा की सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत करके राज्यसभा आ गया और कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीत पाया। दूसरी चीज़ ये थी कि कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट को बराबर बराबर वोट्स मिल गए और जो अंतिम फैसला है, फाइनल डिसीजन, वो टॉस करके लिया गया और ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी नहीं जीत पाए, टॉस हार गए। ओके, ये सारा प्रोसेस समझना ज़रूरी है। कांग्रेस ने अभी अभी अपने 6 एमएलए सस्पेंड कर दिया, ऐसा कह दिया कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस ने किए, करेगा कौन? स्पीकर, ये अथॉरिटी स्पीकर के पास है, स्पीकर नहीं किया। क्रॉस वोटिंग क्या होती है, विप क्या है, ओपन बैलेट क्या है, ये सारी शब्द आज की डेट में चर्चा में हैं। वो सारे शब्द मैं आपको राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी हैं जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए समझिए। देखिए, राज्यसभा हमारे देश के लेवल पर, यूनियन के लेवल पर देयर इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी। आम भाषा में इसे कह दिए कंट्री के लेवल पर, देश के लेवल पर, लेकिन सिंपली अगर हम इस लॉ मेकिंग बॉडी को टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहते हैं तो हम कहें यूनियन लेवल पर लेजिस्लेचर। तो ये यूनियन लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर जिसका कि काम है कानून बनाना, लेजिस्लेट करना। लेजिस्लेचर जिसका काम है लेजिस्लेट करना, ओके, कानून बनाना। तो यूनियन लेजिस्लेचर, द लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने वाली संस्था, हम उसे कह देते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है, 3 यूनिट से मिलकर के बनती है। यूनिट नंबर 1 इज लोकसभा, इसे आप लोअर हाउस भी कह देते हैं, और दूसरी तरफ आप इसे हाउस ऑफ पीपल भी कह देते हैं। जैसे कि लोकसभा तो हाउस ऑफ पीपल, ये यूनिट नंबर 1 है। इट इज़ अ लोअर हाउस, निचला सदन। इट इज़ अ हाउस ऑफ पीपल, दैट इज इट इज़ लोकसभा। जो यूनिट नंबर 2 है दैट इज़ राज्यसभा। इसको हम कहेंगे द अपर हाउस, और इसको हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। ये काउंसिल ऑफ द स्टेट्स से ही शब्द आता है राज्यसभा, क्योंकि स्टेट्स शब्द यहीं पे आ रहा है। तो राज्यों की सभा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यसभा। ओके, हालांकि सभा के लिए टेक्निकल टर्म जो होता है वो असेंबली होता है, काउंसिल के लिए टेक्निकल टर्म परिषद होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स के समय के नॉमेनक्लेचर हैं ये, हमने इसको एज इट इज़ यूटिलाइज़ किया है। बट प्रेजेंटली जो ये राज्यसभा है ये सभा के तौर पे काम करती है। ओके, 3 नाम हमें राज्यसभा के पता चले। ये उचला सदन है, ऊपर का सदन है, यानी कि ये अपर हाउस है। ये काउंसिल ऑफ द स्टेट्स है, राज्यसभा इसलिए इसका नाम है, और इसे हाउस ऑफ द सीनियर्स भी कहा जाता है। ओके, ये बड़ों का हाउस ऐसा कहा जाता है। ये दोनों ही हाउसेज एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउसेस पे फैशन्ड हैं। जो हाउस ऑफ द पीपल है आपके देश में, द लोअर हाउस लोकसभा, वो ब्रिटिशर्स के हाउस ऑफ कॉमन से फैशन्ड है, उससे रिजेंबल होता है।
जो आपके देश में अपर हाउस है राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड, द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये उससे डिनोट हो जाता है। तीसरा यूनिट है द प्रेसिडेंट। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट मिल करके संसद बनाते हैं, पार्लियामेंट। किसी भी बिल को पास होना है, अगर कानून बनना है, अगर उसे लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। कुछ मामलों में कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक अलग बात है। जैसे कि मनी बिल है, 14 दिनों के अंदर अंदर राज्यसभा को उसे वापस भेजना है लोकसभा के पास। नहीं भेजा तो ऐसा मान लिया जाता है कि लोकसभा अपने स्तर पे ही उसे पास कर देगी। दैट्स ऑल। हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, मोटा मोटा आप समझें कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों जब अनुमति दे देते हैं तो कोई बिल कानून बन जाता है। कानून बनाने वाली संस्था है पार्लियामेंट, द लॉ मेकिंग बॉडी। इट इज़ द यूनियन लेजिस्लेचर। आप इसे एक तरह से कह दीजिए कि ये विधान बनाने वाली संस्था है। इसी में बैठने वाले मेंबर्स आप जानते हैं मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। ये एमपी लोकसभा में भी बैठते हैं, यही एमपी राज्यसभा में भी बैठते हैं। तो राज्यसभा के भी एमपी होते हैं, लोकसभा के भी एमपी होते हैं। अब होता ये है कि लोकसभा में ये जो एमपी बैठते हैं, एमपी बनने के लिए चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट्स को वोट्स डायरेक्ट पड़ते हैं। डायरेक्ट पड़ते हैं मतलब डायरेक्टली बाय द पीपल, डायरेक्टली बाय द वोटर्स। और वोटर यहाँ पर कौन है? द पीपल। जनता सीधे वोट डाल करके कैंडिडेट्स को लोकसभा का एमपी इलेक्ट करती है। लोकसभा के चुनावों को ही हम आम चुनाव कह देते हैं। ये 5 साल पर होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में 5 ईयर्स पर होते हैं। लोकसभा का समय 5 साल का होता है। आप सीधे इन आम चुनावों में वोट डालते हैं। अगर आपकी आयु 18 बरस से कम नहीं है तो आप वोटर होते हैं। अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है तो आपने नाम अपना एनरोल करा रखा है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। आप सबको इलेक्टोरेट कहा जाता है। आप ही से इलेक्ट होकर के कैंडिडेट्स एमपी बनते हैं लोकसभा के। लेकिन इससे अलग राज्यसभा में एमपीज़ कैसे पहुंचते हैं? राज्यसभा के लिए एमपी बनने के लिए कैंडिडेट्स को वोट्स ही लेने हैं, उन्हें भी वोट्स लेने हैं। वो भी जनता ही के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो इलेक्टेड बाय द पीपल इनडायरेक्टली होते हैं। दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे पंजाब में राज्यसभा के चुनाव होंगे तो आप लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, फिर भी वो इलेक्ट होकर के गए आप ही के द्वारा। ये कैसे? क्योंकि राज्यसभा में कैंडिडेट्स को अगर एमपी बन करके पहुंचना है तो उन्हें किन के वोट्स लेने हैं डायरेक्टली, ये कहानी है। तो उन्हें डायरेक्टली फिर वोट कौन करता है? उन्हें डायरेक्टली वोट करते हैं उस पर्टिकुलर राज्य की, उस पर्टिकुलर स्टेट की जो असेंबली है, दैट असेंबली ऑफ द स्टेट। जैसे सपोज करिए कि हिमाचल के चुनाव की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर बात करेंगे जो हिमाचल विधानसभा है, जिसको आप कह सकते हैं द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल लेजिस्लेटिव माने विधान, लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेट करना। तो वही लेजिस्लेशन करने वाली बॉडी का नाम हमने विधानसभा रख दिया, असेंबली बोले तो सभा। तो हिमाचल की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उस विधानसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जिनको आप एमएलए बोलेंगे, इलेक्टेड एमएलए, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड एमएलए जो हैं, वो वोट करते हैं डायरेक्टली राज्यसभा के कैंडिडेट को राज्यसभा में बतौर एमपी पहुंचाने के लिए। ओके, तो इसलिए अब हुआ क्या, मैंने क्यों कहा कि राज्यसभा के एमपी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल? वो इनडायरेक्टली ऐसे होते हैं कि सबसे पहले पीपल वोट
फॉर MLAs, पीपल MLA के लिए वोट करते हैं, देन MLA वोट फॉर MP, राज्यसभा। तो इनडायरेक्टली पीपल ही ने इलेक्ट किया राज्यसभा का MP भी। ये लाइन राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए यूटिलाइज होती है कि यू वोट फॉर द MLAs ऑफ योर असेंबली, देन MLAs वोट फॉर द मेंबर पार्लियामेंट ऑफ द राज्यसभा। दैट्स ऑल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट तो नहीं? तो आपने इलेक्ट किया इनडायरेक्टली, लेकिन आपके MLAs ने उन्हें इलेक्ट किया डायरेक्टली। तो MLAs इलेक्ट देम डायरेक्टली। तो इसलिए राज्यसभा के चुनावों में आपका सीधे कोई लेना देना नहीं होता, MLAs ही वोट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलिए थोड़ी देर पंखा बंद करो, बूस्ट करना है बीच बीच में बस हमने, है रोस्ट नहीं कर देना किसी को। अब ऐसे में होता क्या है, काम कैसे होता है ये सारी प्रणाली का, इसको समझो। देखो जो यहाँ पर सिस्टम फॉलो होता है ना, सिस्टम ऑफ इलेक्शन, दैट इज सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल representation by means of single transferable vote, STV. It is a system of proportional representation, कौन से जरिए की मदद से? बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो एक सिंगल वोट होता है जो ट्रांसफरेबल होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अभी समझ लेंगे कैसे होता है ये। बस इस तरीके से राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं, ये याद रखना है। लेकिन जब आप लोग सीधे सीधे लोकसभा के MPs को वोट कर रहे हैं तो वो इस मेथड से नहीं होता। वहाँ पे सिस्टम कौन सा होता है? सिस्टम ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। सिस्टम ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वो अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। दोनों ही हाउसेस में बैठने वाले लोग कॉमन नाम से जाने जाते हैं मेंबर पार्लियामेंट। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट जनता सीधे चुनाव करके पहुंचाती है, जिसे आम चुनाव कहते हैं। आप सीधे वोट करते हैं, वहाँ पर जीतने के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से आपको जीतना है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट को सीधे जनता वोट नहीं कर सकती। जनता के द्वारा सीधे वोट करके वहाँ की विधानसभा में पहुँचाए गए चुने हुए MLAs यानी कि विधायक, इलेक्टेड MLAs ही आगे MPs ऑफ द राज्यसभा के लिए वोट करेंगे और सिस्टम फॉलो होगा, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे समझते हैं, फिर ये और समझ में आएगा। सोबिया, आई गेस आप समझ रहे होंगे अच्छे से। डस्टर कहाँ है? वो पकड़ाना वहाँ से। अब देखो होता क्या है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश की केस स्टडी लेकर के चलते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में बात अच्छे से बैठेगी। होता ये है कि जो पर्ची है, जिस पर्ची के माध्यम से आप अपना वोट कास्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेट पेपर। दैट इज़ अ बैलेट पेपर। पहले बैलेट पेपर होता था, अब तो EVM मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, पर पहले तो बैलेट पेपर होता था। आज भी राज्यसभा के चुनाव बैलेट पेपर से ही होते हैं। तो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये सिखाना चाहता हूँ कि राज्यसभा के इलेक्शंस में ओपन बैलेट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन बैलेट। सीक्रेट बैलेट नहीं होता, ओपन बैलेट होता है। सीक्रेट और ओपन बैलेट का आप फ़र्क समझते हैं ताकि आगे का प्रोसेस समझ पाए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट ओपन बैलेट? आओ समझे। देखो, सपोज करो कि मैं हूं, मैंने अपनी पर्ची पर किसी कैंडिडेट, जो भी उसका चुनाव चिन्ह है,
उसको वोट डाल दिया, पर्ची फोल्ड करके मैंने अपना बैलेट पेपर बॉक्स में डाल दिया, मैंने अपना वोट पोल कर दिया ना, मैंने डाल दिया ना वोट। लेकिन ये ओपन बैलेट कैसे हुआ, सीक्रेट क्यों नहीं हुआ? मैं जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं उस विधानसभा में, क्योंकि मैं एक्चुअली में तो एमएलए हूं ना, मैं एमएलए या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता हूं या इंडिपेंडेंट हो सकता हूं। पहला केस नंबर 1 हम समझते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए हूं, तो एमएलए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही जीत करके पहुंचा होगा वहां पे। तो जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पर आप जीत करके उस राज्य की विधानसभा में विधायक बने हैं, यानी कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए बने हैं, आपको उस पार्टी के द्वारा अपॉइंटेड एजेंट को अपना बैलेट पेपर दिखाना होगा, अपना बैलेट पेपर दिखाना होगा। जैसे फॉर सपोज कीजिए कि हिमाचल में मैं एमएलए कांग्रेस का हूँ, तो ओपन बैलेट का मीनिंग क्या है कि मुझे मेरा बैलेट पेपर मेरी पार्टी कांग्रेस के द्वारा ऑथराइज्ड जो एजेंट है, इन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। आप जब लोकसभा या विधानसभा के वोट डालने जाते हो तो वहाँ भी डेस्क लगा लगा के पार्टियों के एजेंट बैठे होते हैं, या जिस कमरे में वोट डालने जाते हो उस कमरे में भी एजेंट बैठे होते हैं। देखे होंगे आपने वो एजेंट, बूथ एजेंट कह देते हैं उनको कई बारी। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा निर्धारित जो एजेंट है, मैं कांग्रेस का ही एमएलए हूँ, मुझे उसे बैलेट पेपर अपना दिखाना है। अगर मैं उसे बैलेट पेपर नहीं दिखाता, कंडीशन नंबर 1, या मैंने बैलेट पेपर किसी और को दिखा दिया है, दोनों कंडीशंस हैं, मुझे उसी को दिखाना है, किसी और को नहीं दिखाना है। अगर मैंने उसको बैलेट पेपर दिखाने से मना कर दिया या मैंने बैलेट पेपर किसी और को दिखाया है, ऐसा संज्ञान में आ गया, मेरा वोट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वोट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो वोट काउंटिंग का हिस्सा ही नहीं बनेगा। ओके, तो वोट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो मैं कांग्रेस का हूँ या मैं बीजेपी का हूँ, दोनों पार्टियों ने अपना एजेंट अपॉइंट किया होगा। मैं जिस भी किसी पार्टी का एमएलए हूँ, मुझे वोट डालने के बाद अपना मतलब जो बैलेट पेपर है वो दिखाना पड़ेगा कि मैंने किसको वोट डाला, ये मुझे पार्टी के एजेंट को बताना पड़ेगा। ये हुआ ओपन बैलेट। योर बैलेट इज़ नॉट सीक्रेट। आप सीक्रेटली वोट नहीं कर सकते, ओपन करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? इज़ दैट क्लियर? इस पे कोई डायलेमा तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? चलो गुड, वेरी गुड। क्या शुरू से ये नियम था? ये नियम शुरू से नहीं था। कब आया ये नियम जानना होगा। इसके पहले एक बात जानना होगी, राज्यसभा के चुनावों के लिए जो सीट है, उस सीट पर या जितनी सीट हैं उन सीट से ज़्यादा अगर कैंडिडेट हैं तो ही राज्यसभा के चुनाव होते हैं, अदरवाइज़ तो होने की ज़रूरत ही नहीं है। पार्टी कैंडिडेट खड़ा कर देती है, कैंडिडेट सीधा राज्यसभा पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए कि एक सीट है और एक सीट के लिए एक कैंडिडेट ही खड़ा है, फिर तो चुनाव क्यों कंडक्ट कराना, कहानी ख़त्म। 1998 तक ऐसा होता था कि लोग भूल भाल ही गए कि चुनावों जैसी कोई प्रक्रिया राज्यसभा से एसोसिएटेड है भी। मेजॉरिटी पार्टीज़ होती थी राज्यों में, सीटें देख ली जाती थी कि हमारे कितने मेंबर हैं हाउस में, उस हिसाब से हम कितने का कैंडिडेट भेज सकते हैं, दूसरी पार्टियों की कितने का मेंबर हैं हाउस में, वो कितने का कैंडिडेट भेज सकते हैं, उस हिसाब से कैंडिडेट भेज दिए जाते थे। लेकिन 1998 में महाराष्ट्र में जून के महीने में राज्यसभा के चुनावों के दौरान ये पाया गया कि कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया, जबकि कांग्रेस वहाँ पर मेजॉरिटी में थी। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी से कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मतलब कांग्रेस पार्टी के द्वारा फील्ड किए गए कैंडिडेट को वोटिंग करने की बजाय दूसरी पार्टी के द्वारा फील्ड किए गए कैंडिडेट को वोट कर दिया। इसको कहते हैं क्रॉस वोटिंग। अपनी वोटिंग क्या कर दी, क्रॉस कर दी, करनी इधर थी कर उधर दी। तब ये पाया गया कि ये गड़बड़ है। तब फिर आगे जा कर के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को अमेंड किया गया।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को अमेंड किया गया। इसकी अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट करके सेक्शन 59 को अमेंड किया गया और इसके अंदर ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट इंड्यूस किया गया 2003 से। तो 2003 से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में संशोधन के बाद ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट राज्यसभा के चुनावों में काम कर रहा है। 2006 में कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। ओपन बैलेट को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा कि अगर आप सीक्रेट बैलेट की बात करते हैं तो सीक्रेसी अगर करप्शन को बढ़ाती है तो फिर नेचुरल थ्योरी ये कहती है कि ट्रांसपेरेंसी उसको रिड्यूस करती है। अगर सीक्रेसी करप्शन को बढ़ाएगी, इस तरह से क्रॉस वोटिंग्स होती रहेंगी पैसे के लालच में या किसी भी लालच में, और आप पहले एक पार्टी की टिकट से चुनाव लड़के आए हुए हो, फिर आप जो कैंडिडेट राज्यसभा के चुनाव लड़ने जा रहा है, मान लीजिए दूसरी ही पार्टी का है, वो आपसे वोट खींचने के लिए आपको क्या क्या लालच दे रहा है किसको पता। आप अंदर खाते क्रॉस वोटिंग कर रहे हो और आपका पता भी नहीं चल रहा किसी को। ये सीक्रेसी तो करप्शन को बढ़ावा देगी। तो अगर सीक्रेसी करप्शन को जन्म देती है तो फिर ट्रांसपेरेंसी करप्शन को रिड्यूस करती है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओपन बैलेट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो 2006 के कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इस बात को नथी किया है कि जो अमेंडमेंट हुआ है वो ठीक है और ओपन बैलेट ही चलेगा, ओपन बैलेट ही चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। सारा खेल अभी समझाऊंगा, ओपन बैलेट से क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, ये कहानी है। तो इसके तहत 6 कांग्रेस के विधायक इस बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा माना गया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। कांग्रेस के द्वारा फील्डेड कैंडिडेट को वोट ना करके बीजेपी के द्वारा फील्डेड कैंडिडेट को वोट कर दिया। इतनी बात समझ में आई। और ओपन बैलेट है तो उन्हें अपना बैलेट कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियुक्त एजेंट को भी दिखाना पड़ेगा। और जब वो दिखाया तो सपोज करो कि पता लग गया कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, नहीं दिखाएंगे तो इनका वोट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स ने ना भी दिखाया हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या हो सकता है जिस किसी से भी किसी की कोई बातचीत हुई है उसको दिखा दिया हो कि देख तेरे हक में वोट था, हम डिस्क्वालीफाई हो गए तुझे दिखा के, क्योंकि किसी और को दिखाने से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ईमानदारी साबित कर दी ना कि हम डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, अब हमारा वोट गिनती में ही नहीं आएगा। इसकी वजह से नंबर ऑफ वोट्स, क्योंकि अगर सपोज करिए कि 40 वोट हैं कांग्रेस के पास और उसके 6 विधायक उस समय उनकी वोटिंग ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो घट करके 34 हो जाते हैं। 34 हो जाते हैं तो नंबर तब भी तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया ना, उधर से 34 हो गया ना। और उधर हो सकता है बीजेपी के पास हो ही 34, तो 34 बराबर हो गया। तो ऐसे में भी हम हो सकता है कि उनको दिखा दें कि बलिदान देने जा रहे हैं, डिस्क्वालीफाई तो हो गए लेकिन देखो पर्चे पे नाम तुम्हारा ही था, नाम है तेरा तेरा। गाना याद है ना, दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा तेरा। काम तो हो गया ना, जिस काम के लिए क्रॉस वोटिंग किया था वो तो हो गया। तो किसी को भी दिखाया तो भी डिस्क्वालीफाई हो, एजेंट को ना दिखाया तो भी डिस्क्वालीफाई हो। इतनी बात पहले समझ आ गई। ये ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट है। फिर आपके मन में कई सवाल आते होंगे और सवाल ये आते होंगे कि हमने अब तक एक बात सुनी थी और वो बात ये थी कि अगर इस तरह से क्रॉस वोटिंग्स होने लगी तो जो भी कोई पार्टी पावर में है वो पार्टी तो विधानसभा में है अगर राज्य में, या सेंटर में है अगर पार्लियामेंट में, तो वो पार्टी तो इतने बिल ले करके आती है, इतने कानून लाती है। अगर उसके खुद के एमएलएज स्टेट में या एमपीज सेंटर में इस तरह से क्रॉस वोटिंग करने लग गए या पार्टी की बात नहीं मान रहे हैं, उस दिन वोटिंग के दिन आ नहीं रहे हैं या वोटिंग से एब्सटेन कर रहे हैं, तो सरकारें रोज दिहाड़ी गिरती रहेंगी। तो कोई भी एमएलए को या एमपी को अपने साथ ले लेगा और बोलेगा कि कल सरकार बिल लाने जा रही है, तुम वोट मत करना।
या तुम वहां पहुंचो मत, या तुम उसके वोट खिलाफ कर देना, या करना ही मत, एब्सटेन हो जाना, या पहुंचो ही मत वहां पर, एब्सेंट रहो। अगर ऐसे चलता रहा तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए हमारे देश में एक नियम है। नियम क्या होता है उसको समझो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हिप। व्हिप का एक कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिशर्स के समय से ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है और वहीं से हमने लिया है। इसका फुल फॉर्म है व्हिपिंग ऑफ या व्हिपिंग इन। व्हिपिंग इन का मतलब कि कम ऑन द लाइन, लाइन में आ जाओ, पीछे आ जाओ, सारे जिधर चल रहे हैं उस लाइन पे आ जाओ, स्टे ऑन द लाइन, कम टू द लाइन, पार्टी लाइन पे आ जाओ सारे, जो बोला गया है वो करो, जल्दी चलाओ, कैमरा ऑन करो, कैमरा लाइटें वाइटें ऑन करो। तो व्हिपिंग इन से वर्ड आता है शॉर्ट फॉर्म व्हिप। व्हिप क्या होता है सिंपल समझो। ये सपोज एग्जाम्पल से बता रहा हूँ अब मैं, क्योंकि सेंटर में बीजेपी है और हिमाचल में कांग्रेस है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की। मान लो कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है, यानी कि सिंपल कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार, जो चल रहे हैं, कैमरे इसको बंद करो, वो हिमाचल विधानसभा में बजट पेश करना चाहती है। बजट पेश करना चाहती है क्योंकि बजट पेश करेंगे तो पैसा आएगा ना, तो बजट प्रेजेंट करना चाहती है। मतलब सीधे सीधे आप ये कहना चाहते हैं कि मनी बिल लाना चाहती है, मनी बिल लाना चाहती है। तो हिमाचल प्रदेश की वो कांग्रेस सरकार चाहेगी कि विधानसभा में अगर हम कल बजट प्रेजेंट कर रहे हैं या मनी बिल ला रहे हैं तो वो बजट पास हो जाए, बजट पास हो। और सरकार वो इसलिए सरकार कहला रही है क्योंकि वो सरकार बनी ही इसलिए क्योंकि वो उस स्टेट की विधानसभा में मेजॉरिटी सीट्स पाए हुए हैं। ऐसे में अगर उसके पास मेजॉरिटी सीट्स हैं तो वो जो भी कोई बिल लाएगी तो मेजॉरिटी फिगर उसी के पास है। बिल मेजॉरिटी से पास होता है तो उसका बिल तो आइडियली पास होना चाहिए। और अगर उसका बिल पास नहीं हुआ तो ये इंडिकेशन है कि वो शायद उस हाउस की मेजॉरिटी लूज़ कर गई है, मतलब अब उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। फिर ये टेस्ट कर लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो उस समय सरकार में है, ये हाउस का कॉन्फिडेंस कमांड कर भी रही है कि नहीं, कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं कर गई। हो सकता है उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। तो कांग्रेस क्या इंश्योर करेगी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में? सेम यूनियन लेवल पे, सेंटर लेवल पर बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, संसद में बजट पेश करना चाहती है तो वो भी चाहेगी कि उसका भी पास हो जाए। तो सेम जो यहाँ कांग्रेस चाह रही है हिमाचल प्रदेश में, वही सेम बीजेपी देश के स्तर पर पार्लियामेंट में चाहेगी। इसके लिए ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी टिकट पर जो कैंडिडेट्स जीत करके आते हैं, स्टेट के मामले में वो एमएलए हो गए, सेंटर के मामले में वो एमपीज हो गए, पार्टी को एक अधिकार दिया गया, उसका एक राइट है कि वो अपने एमपीज और अपने एमएलएस को इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस इशू की जाती हैं रिटन फॉर्म में ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, इसको कहते हैं व्हिप। आप कहते हैं पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया, ये जिम्मेदारी उसी पार्टी से बिलोंग कर रहे एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको भी कहा जाता है व्हिप। एक आदमी, उसको व्हिप कहा जाता है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, दैट पर्सन इज अ व्हिप। उस पर्सन के द्वारा व्हिप जारी कर दिया जाता है। व्हिप क्या है? सभी पार्टी एमपीज को ये रिटन इंस्ट्रक्शंस पहुंच चुकी हैं कि टुमारो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द मनी बिल एंड यू ऑल नीड टू बी प्रेजेंट देयर। आप सबको वहां मौजूद रहना है। पार्टी की गाइडलाइन ये है कि हम सबको उस बिल के हक में वोट करके बिल पास कराना है। ऐसा ही एमएलएस को कह दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। अब ऐसे में सेंटर में मान लो बीजेपी पार्टी का कोई एमपी जो है वो व्हिप वायलेट कर देता है, उसने व्हिप को वायलेट कर दिया, या स्टेट में जो एमएलएज हैं
उसने अपनी पार्टी के विप वायलेट कर दिया, विप का वायलेशन कर दिया, विप फॉलो नहीं किया, जैसा विप ने कहा उसके ऑपोजिट काम किया, तो इस केस में यह माना जाता है कि वो कैंडिडेट बतौर एमएलए या बतौर एमपी अब उस पार्टी की विचारधारा या उस पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, वो उस पार्टी के कहे अनुसार काम नहीं करना चाहता है। जिस पार्टी की टिकट से वो चुन करके जीत करके आया है वो उसकी इच्छा के अनुसार अब नहीं चलना चाहता, उसकी कोई अलग इच्छा चल रही है। तो यहां पर यह फिर माना जा रहा है कि उसका कंडक्ट यहां पर डिफेक्शन की ओर इशारा कर रहा है, कि वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से या पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो उससे डिफेक्ट कर रहा है, वो उससे डिफेक्ट कर रहा है। इस तरह की डिफेक्शंस को रोकने के लिए 1985 से ही हमारे देश में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बदौलत कॉन्स्टिट्यूशन में एक 10th शेड्यूल ऐड किया गया है। ये 10th शेड्यूल इसी तरह की डिफेक्शन से निपटता है, इसलिए इसे एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में भी जानते हैं हम। तो ये एंटी डिफेक्शन से जुड़े हुए प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के 10वें शेड्यूल में 1985 से ही विद्यमान है, स्थापित है 52वें संविधान संशोधन कानून के द्वारा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में ही ये हो गया। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति डिफेक्शन के लक्षण दिखा रहा है या डिफेक्ट कर गया है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किस पोजीशन से? सदन का सदस्य रहने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा। ही विल नॉट रिमेन द मेंबर ऑफ द हाउस, खत्म, गया। ओके, इफ यू आर डिफेक्टिंग यू विल नॉट रिमेन द मेंबर ऑफ द हाउस। अगर आपने विप की उल्लंघना करी तो ऐसी कार्रवाई आप पर हो सकती है। ओके, तो फिर यहां पर एक विचार पैदा होता है कि राज्यसभा के चुनावों से पहले क्या कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी नहीं किया होगा कि हमें इस कैंडिडेट को ही वोट करना है, और अगर व्हिप जारी किया था तो वो कैंडिडेट व्हिप वायलेट कैसे कर गए, और अगर व्हिप वायलेट कर गए तो फिर भी वो सदस्य कैसे बने रहे विधानसभा के। ये बड़े सवाल पैदा हुए दिमाग में। इनका जवाब सुन लो। इनका जवाब ये है कि जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि राज्यसभा के चुनाव ओपन बैलेट से होंगे, वहीं दूसरी तरफ ये भी इंश्योर किया गया है कि राज्यसभा चुनावों में व्हिप का प्रोविजन नहीं होगा। देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ व्हिप। पार्टी कैन नॉट इशू व्हिप टू देयर MLAs. You cannot instruct your MLAs to vote for the particular candidate. देखो क्या खेला है, क्या जबरदस्त चीज। मतलब इधर से व्हिप इशू नहीं कर सकते, उधर से उनको कह रहे पर्चा भी दिखाओ किसको वोट किया। मतलब इस समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के वो 6 मेंबर डिस्क्वालीफाइड हैं। हमने सस्पेंड वर्ड यूज किया था, प्लीज रेक्टिफाइड। डिस्क्वालीफाइड हैं वो अब फिलहाल सदस्यता गवा चुके हैं अपनी स्पीकर के निर्णय के मुताबिक। इतनी बात स्पष्ट हो गई। इस वजह से नहीं है डिस्क्वालीफाइड कि उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग कर दी। ये बात दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि राज्यसभा में वो क्रॉस वोटिंग करके डिस्क्वालीफाई इसलिए नहीं माने गए क्योंकि राज्यसभा के चुनावों को लेजिस्लेटिव असेंबली की नॉर्मल प्रोसीडिंग से अलग माना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेजिस्लेटिव असेंबली की जो रोजमर्रा का बिजनेस है, रोजमर्रा का कामकाज है, जैसे बिल पास कराना, कोई मोशन रेजोल्यूशन लाना या वट एवर द थिंग्स, इलेक्शन को उससे अलग माना है। इसलिए व्हिप का प्रोविजन वहां एक्सटेंड नहीं किया। जैसे बिल ला रहे हैं आप कोई, तो पार्टी व्हिप इशू करेगी। इट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द विधानसभा, but the election to the members of the Rajya Sabha is not the legislative procedure of the Vidhan Sabha. So whip is not applicable to that. ये कोर्ट का तर्क है। कोर्ट कह रहा है ये कोई कानून बनाने वाली कोई नियम, कोई प्रणाली नहीं है भाई, ये तो
हो विधानसभा में रहा है, बस इतनी बात है, बाकी है तो राज्यसभा का चुनाव ना। तो ऐसे में विप इशू करने की अनुमति कैसे दे? तो विप की अनुमति नहीं है। आई बात समझ में? तो फिर वो कांग्रेस के 6 एमएलए डिस्क्वालीफाई कैसे हुए? कांग्रेस के 6 एमएलए कुछ ऐसे डिस्क्वालीफाई हुए कि अगले दिन कांग्रेस ने मनी बिल लाना था, बजट पास कराना था, कांग्रेस ने इसके लिए विप जारी किया था, और ऐसे में वो 6 एमएलए प्रस्तुत नहीं रहे। इस ग्राउंड पर कांग्रेस ने फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया है। तो मौजूदा परिस्थिति क्या बन रही है? 6 एमएलए डिस्क्वालीफाइड है। 6 एमएलए इसलिए डिस्क्वालीफाइड हैं कि उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट जाके क्रॉस वोटिंग कर दिया राज्यसभा इलेक्शन में। नो। फिर क्यों डिस्क्वालीफाइड हैं? क्योंकि जो बजट पास कराया, जो मनी बिल प्रेजेंट किया, विप इशू होने के बावजूद भी उन्होंने विप फॉलो नहीं किया। इस ग्राउंड पे वो डिस्क्वालीफाइड है। डिस्क्वालीफाई करने की ताकत किसके पास है? हाउस के स्पीकर के पास है। स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई किया है। ओके। और बतौर मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बतौर एमएलए फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हुए? क्योंकि विप का प्रोविजन ही नहीं है राज्यसभा इलेक्शन में। लेकिन कांग्रेस को पता चल गया कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि ओपन बैलेट है, क्योंकि बैलेट ओपन है। वही 6 अगले दिन गायब हो गए। समझ में आ रही बात? ये है कुछ कहानियां। ऐसे चलता बड़ा मनोरंजन बहुत है। ऐसा नहीं है कि खाली टेलीविजन वेब सीरीज इन्हीं में मजा है। देश को समझो, राजनीति को समझो, बहुत मजेदार है। जितना गहरा उतरोगे उतना मजा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी मोटा मोटा इतना सारा समझ आ गया आपको? इसमें तो कोई अब आपको डाउट नहीं। अब आपको एमसीक्यू आ जाए, जैसे कई बच्चे पॉलिटी पढ़ते हैं, एग्जाम का समय आ रहा होता है, पूछते हैं रिवीजन में क्या ध्यान दे। रिवीजन में सारा पढ़िए, लेकिन उन समय के दौरान आ रही ऐसी खबरों को जब सुन रहे हैं, थोड़ा इन पक्षों पे ध्यान दीजिए, ऐसे पहलुओं पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पढ़े हुए में से ही आएगा आपके। आपने राज्यसभा इलेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा है ऑलरेडी, बुक में सब लिखा है। लेकिन क्या है कि मौके पे स्पेसिफिक इश्यूज पे डिस्कशन बहुत हो जाती है देश भर में, जैसे अभी यहाँ हो रही। तो अब राज्यसभा इलेक्शन से जुड़ा एमसीक्यू आ जाएगा। अब क्या है कि ओवरऑल आपको याद रहेंगे पहले 2 ऑप्शन। स्टेटमेंट ए कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, आप कहेंगे हाँ ये तो आता है। स्टेटमेंट बी आपको आएगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टेड एमएलए वोट डालते हैं, कि ऑल एमएलए, आप आंसर करेंगे हाँ ये भी याद है। स्टेटमेंट सी डी में आप थोड़ा फंसेंगे कि इसके इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होते हैं कि ओपन बैलेट, आप कहेंगे बड़ा स्पेसिफिक आ गया। फिर स्टेटमेंट डी में आप फंसेंगे कि इसमें विप जारी होता है कि नहीं, क्योंकि फिर आप फंस जाएंगे ना कि अगर ओपन बैलेट से होता है तो विप जारी होता होगा, अगर सीक्रेट बैलेट से होता है तो फिर विप जारी नहीं होगा। वो भी ऐसे ही घुमा के डालेंगे एमसीक्यू। सी में वो डाल देंगे कि ओपन बैलेट से होता है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सुना था, ये सही है। फिर डी में कह देंगे कि इसमें जो है वो विप जारी नहीं होता, फिर आप कहेंगे जब ओपन बैलेट से होता है फिर विप जारी नहीं करने का लॉजिक क्या है? फिर तो विप जारी किया होगा, तभी तो बाद में इंश्योर किया जा रहा है कि जैसा कहा था वैसा वोट डाला कि नहीं। आम कैंडिडेट क्या सोचेगा? आम कैंडिडेट ऐसा सोचेगा कि ओपन बैलेट से इसीलिए रखा है कि पहले एक विप जारी किया कि अपने कैंडिडेट को ही वोट करना, फिर बाद में एजेंट ने पर्चा चेक किया कि ये अपने कैंडिडेट को वोट नहीं किया, इसने ये धोखा दे गया है, इसको डिस्क्वालीफाई करो। दोनों ही केसेस हैं, ओपन बैलेट से भी हो रहा है और विप भी नहीं है। यूपीएससी मजे लेता है, कहता ये है, इस बार ये चाहिए। यहाँ पे जांचना है थोड़ा सा बच्चों को, दैट्स ऑल। आपने सारा पढ़ा। अब अच्छा, अब आप कहेंगे सब पढ़े लिखे का क्या फ़ायदा? पढ़े लिखे का फ़ायदा ये है, एक कैंडिडेट जिसने पढ़ा नहीं है, बेचारे ने पॉलिटी नहीं आता या डिटेल में नहीं पढ़ा या अच्छे से नहीं समझा, उसको बहुत तंग करेगा विप का कॉन्सेप्ट, ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट, कोर्ट का जजमेंट्स, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, ऐसा चीज़ें। जिसने पढ़ा उसके लिए इट्स अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स। सिंपली अपनी तैयारी को थोड़ा ट्वीक करिए, थोड़ा सा ट्वीक करिए। एग्जाम के 4-6 महीने पहले हल्का सा ट्वीक करिए, दैट्स ऑल। कि थोड़ा कान खुले रखें, टाइम वैसे भी इधर उधर जाता है, थोड़ा कान खुला रखें, चारों तरफ देखें थोड़ा क्या चल रहा है, थोड़ा क्या चल रहा है, और उसको बस हल्का हल्का देख लें कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया। आपके लिए मैटर ऑफ 2 मिनट्स है। लेकिन जब आपने पहली बार ये किया, 4-6 घंटे भी लगा होगा पूरा समझने में। इलेक्शन, फर्स्ट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेस, अब तो आपको सारा आता है, अब लगा टाइम नहीं। सिंपल एलिमेंट एक बार दिमाग में फिट कर लेना है कि विप है नहीं है, और दूसरी कहानी ये है कि बैलेट ओपन ही है। ओके रिपोर्ट दिमाग में फिट, एमसीक्यू डन डन, ये है बस। ओके, आओ अब इस कॉन्सेप्ट को सारा समझाते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये हो क्या रहा है, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए,
देखिए जब आप एक पार्टी, अच्छा यहाँ पे एक साथ ही साथ एक और मैटर सलटा देता हूँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं एमएलए के तौर पर। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े एमएलए के, सुना होगा आपने, जीत गया, पहुंच गया। अच्छा, इंडिपेंडेंट एमएलए को अपना बैलेट पेपर किसी को दिखाना है ही इंडिपेंडेंट, किसको दिखाए? ऐसे ही दिखाता रहे, मेरा भी देख लो, मेरा भी देख लो। वो इंडिपेंडेंट है, वो किसको दिखाए? इंडिपेंडेंट एमएलए को किसी को अपना बैलेट पेपर नहीं दिखाना है। इज नॉट अंडर द इंस्ट्रक्शन टू शो हिज और हर बैलेट पेपर टू एनीवन। ये भी बात दिमाग में फिट कर लेना। यहाँ भी यूपीएससी खेल जाता है कि इंडिपेंडेंट एंड पार्टी मेंबर दोनों को दिखाना है, नहीं, इंडिपेंडेंट को नहीं दिखाना है। ओके, दैट्स ऑल। ऐसे करके कई बार स्टेटमेंट आ जाता है, ऑल द इलेक्टेड कैंडिडेट्स वेदर इट इज फ्रॉम द पार्टी और द इंडिपेंडेंट दे मस्ट शो द बैलेट पेपर। नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नॉट ऑल द, ओनली द पार्टी मेंबर्स, इंडिपेंडेंट को नहीं दिखाना होता है। तो बस पढ़ते समय, रीडिंग करते समय ऐसे अपने क्वेश्चन बनाया करो दिमाग में। तुम खुद ही एक टेस्ट सीरीज हो, इतने टेस्ट लेते रहते हैं, अपना नजरिया बनाओ कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। वो लोग ऑल वाले, ओनली वाले ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है और सही भी है, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि लॉजिक लड़ता है कि इंडिपेंडेंट किसको दिखाएगा, वो क्यों दिखाना है। तो इंडिपेंडेंट मेंबर को अपना बैलेट पेपर नहीं दिखाना है, डन हो गया, चलो। अच्छा, पार्टी की टिकट पे आप इलेक्ट होके आ रहे हैं टू द विधानसभा, पार्टी की टिकट पे इलेक्ट होकर के आए टू द विधानसभा, मतलब आप एमएलए हैं उस पार्टी से। इसका मतलब ये था कि पार्टी की टिकट पे जब आप इलेक्ट होकर के आए, आप पार्टी की विचारधारा, पार्टी की फंक्शनिंग, पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत थे, आपको स्वीकार्य थी वो। सो यू मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे थे उसको ना, तभी आप उस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े ना, और आप जीत करके आ गए, अच्छी बात है। ये क्या हुआ यकायक कि पार्टी की आइडियोलॉजी तब बड़ी अच्छी लगी जब चुनाव जीत करके आना था, और अब हाउस में पहुंच करके पार्टी की गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस के अलग ही काम कर रहे हैं। इस तरह से तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम ही डिफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कैंडिडेट को लोगों ने वोट, हो सकता है पार्टी का चिन्ह, पार्टी का चेहरा देख करके ही वोट डाला है। तो ऐसे में तो लोगों ने वोट पार्टी के मैनिफेस्टो को डाला है, पार्टी की विचारधारा को डाला है। आपने कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट डाल दिया क्योंकि आपका झुकाव कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की तरफ है, या बीजेपी की विचारधारा की तरफ है, या आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकती है। ऐसे में वो कैंडिडेट वहाँ से चुनाव जीत के आ गया उस सीट से। ऐसे में पार्टी अब अगर अपने कैंडिडेट्स के वाया अपनी विचारधारा को विधानसभा के पटल पर, प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रही, क्योंकि पार्टी किन के माध्यम से अपनी विचारधारा को एग्जीक्यूट करेगी? अपने कैंडिडेट्स की मदद से। और पार्टी की इस विचारधारा को एग्जीक्यूट पार्टी क्यों करना चाहती है? क्योंकि पार्टी पर कॉन्फिडेंस पोज किया है जनता ने, और वो कैंडिडेट जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ऐसे में पार्टी उन्हें कह रही है कि हमने जनता के पास फिर जाना है, आप ये काम करिए, लेकिन वो कैंडिडेट अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं वहाँ जा करके। ऐसे तो फिर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, केओस हो जाएगा, पार्लियामेंट का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, विधानसभा का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। पार्टी खर्चा करती है कैंडिडेट पर, पार्टी चुनाव ऑर्गेनाइज करती है पूरे, पार्टी मेहनत करती है सब कुछ। तो ऐसे में कैंडिडेट के पास तो खुद खर्चा करने की तो लिमिट ही बहुत कम है, असली खर्चा तो पार्टी करती है सारा। सब कर करा करके आप वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँच करके आप बस बार्गेनिंग में लगे हैं सारी पार्टियों के साथ कि कल गिरा दे सरकार की, बनी रहने दे जनाब, बताइए। वो कह रहे हैं कि कल बजट पास नहीं होना चाहिए, जो चाहिए, जो मांगता है वो पहुँचेगा, लैंड क्रूज़र 300 पहुँचेगा, बच्चे के लिए एम्स में सीट पहुँचेगा, हॉर्न में एक टापू मिलेगा, सब कुछ होगा। हालांकि इतना तो नहीं देते होंगे, लेकिन सोचो, ऐसे तो डेमोक्रेसी करप्ट हो जाएगा, इलेक्शन का पर्पस ही डिफाई हो जाएगा। ऐसे में ये नियम बनाया गया है कि या अगर आप जिस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़के एमएलए बने हैं, अगर तो आप वॉलेंटरीली उस पार्टी को छोड़ रहे हैं, आपने वॉलेंटरीली खुद से उस पार्टी को छोड़ दिया है कि वह मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, ख़त्म हो गई कहानी, तो एक पॉइंट के बाद जा कर के डिस्क्वालिफिकेशन आपका हो जाना है, क्योंकि अब आप उस पार्टी से है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? और या आप हाउस में पार्टी के विप को वायलेट कर रहे हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि वॉलेंटरली अब आप पार्टी के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं।
आई बात समझ में? तो भी आप फिर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो गए, अब आप जाएंगे। या फिर आपने वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसको कहते हैं आया राम गया राम, आते जाते रहते थे। आपने वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जीत के उस पार्टी की टिकट पे आए। अब आप तब जब जीतने के लिए लड़ रहे थे तब सिर्फ कैंडिडेट थे, आज एमएलए बन गए, आज आप में वैल्यू आ गई है। आप में वैल्यू आ गई है तो सारी पार्टियों को अच्छे लग रहे, कह रहे आ जा। पहले कैंडिडेट के बतौर क्यों नहीं लड़वाया आपको? ऐसे तो ऐसा है कि कोई अगर तगड़ी पार्टी है, रिच पार्टी है, अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, वो आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, कैंडिडेट अपना जीता तो ठीक, उनका जीता तो ठीक, जब जीत जाएगा तब ले लेंगे, तब खरीद लेंगे, इसमें क्या बात है? ऐसे तो लोकतंत्र खा जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा सब। आपने इसी पार्टी से हो सकता है बचने के लिए, निपटने के लिए दूसरे कैंडिडेट को जिताया, और आपने देखा कि अरे माय गॉड, ये तो धोखा हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे साथ, कैंडिडेट अंदर जाके फिर उन्हीं का हो गया। कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के साथ ऐसा होता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या करता है कि आपके बीच आता है, कहता है ना उनकी पॉलिसी से सहमत हूं, ना इनकी, आप भी नहीं, आप कहते हैं हाँ तो मैं तीसरा धड़ा बनता हूँ, आप मुझे वोट डालो, अंदर जा करके पार्टी ज्वाइन कर जाता है। तब भी लोग कहते हैं भाई तो धोखा किया तूने हमारे साथ, तेरे को अगली बार बताएंगे। फिर ये हो जाता है। आई बात समझ में? 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास अवसर होता है, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बतौर अगर चुने गए हैं, 6 महीने के अंदर अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के बाद ज्वाइन करेंगे तो उड़ा दिए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर फैसला कर सकते हैं। आप जो पार्टी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी करते हैं और नॉमिनेटेड कैंडिडेट भी ऐसा करते हैं, दोनों पर ये नियम लागू होता है। इतनी बात समझ में आई? तो अगर तो आप विप को वायलेट करते जा रहे हैं तो भी आप गए, और अगर आपने वॉलंटरली ही छोड़ दिया है सब तो फिर ठीक है, आपने तो छोड़ी थी वो पार्टी तो भी आप गए, कहानी आपका कहानी खत्म हो गई। तो वहीं से ये विचार आया है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जिन्होंने वोट डाला है उनकी इच्छा आकांक्षा ये व्यक्ति पूरी करे। इस चीज़ को जिंदा रखने के लिए पार्टी जो चुन करके 5 साल के लिए आई है वो अपना एजेंडा फुलफिल कर पाए, बिल पास करवा पाए, तभी कुछ कर पाएगी, क्योंकि बिल पास किए बिना कुछ हो नहीं पाना है। ये सब हो पाए इसके लिए सारे एमएलए या सारे एमपी पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग चलें। ये सब चीज़ों के लिए ये एंटी डिफेक्शन का कानून काम करता है। अगर आप पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कम से कम किसी भी पार्टी के 2/3 एमएलए या 2/3 एमपी अगर एक साथ छोड़ के नहीं जा रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर 2/3, जैसे कि मान लीजिए कि किसी पार्टी के 100 एमपी हैं और 2/3 यहाँ पर कितना हो गया, 66 लगा लो आप। अगर 66 एमपी इकट्ठे जा रहे हैं छोड़ के, इसको फिर डिस्क्वालिफिकेशन का बेस नहीं माना जाएगा। इसको ये माना जाएगा कि इतना बड़ा धड़ा अगर एक साथ जा रहा है तो ये इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इनकी भी अपनी एक फ्रीडम है। मतलब पार्टी शायद वैसा बिहेव नहीं कर रही जिसे देख के जनता ने उसे चुना था, या पार्टी की विचारधारा वो नहीं रही, मतलब ये पार्टी की विचारधारा से अब सहमत नहीं है। इतना बड़ा धड़ा, पार्टी का स्वरूप शायद बदल गया। तो 2/3 मेंबर अगर छोड़ें पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज एमपी और एमएलए, तो एंटी डिफेक्शन कानून में डिफेक्शन का कानून लागू होके डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन अगर उससे कम लोग छोड़ करके जा रहे हैं, जैसे 1 2 4 5 ऐसे चले जा रहे हैं कुछ भी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे भाई। इतनी बात समझ आई? विप वायलेट कर रहे हैं आप, वॉलंटरली छोड़ दे रहे हैं आप, या दूसरी पार्टी में स्विच ओवर हो गए आप, गए आप। इतनी बात समझ आई? ओके। लेकिन राज्यसभा इलेक्शन में क्या होगा? देखो ये लोग हैं और इन्होंने अपने कैंडिडेट्स जीत के एमएलए पहुंचाए, एमएलए 1 2 3 4 पहुंचाए। और अभी हमने लिखा था कि राज्यसभा एमपी के इलेक्शन इनडायरेक्टली बाय द पीपल। जब राज्यसभा का एमपी का चुनाव हो रहा है, ध्यान से सोचना जरा, बड़ी गहरी चीज रखी गई है। वहां पर एमपीज जो हैं पार्टी की विल को रिप्रेजेंट करने की बजाय जनता की विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा सोच के चलो। क्योंकि पीपल इलेक्ट एमएलए देन एमएलए इलेक्ट एमपीज, समझ रहे हो? इसी के लिए व्हिप का प्रोविजन नहीं रखा, मैंडेट का प्रोविजन रखा है। हमने एमएलए को मैंडेट दे करके विधानसभा में पहुंचाया। एमएलए को जो जनता से मैंडेट मिल गया वही मैंडेट बहुत है। उसी मैंडेट के दम पे आगे वो वोट कर सकता है उस कैंडिडेट के लिए जो राज्यसभा में उसको लग रहा है फिट है, जाना चाहिए। ये कहानी टू गिव मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल, मतलब पीपल का ही मैंडेट चल रहा है, पार्टी का व्हिप नहीं चल रहा। क्या जबरदस्त चीज।
क्योंकि ये कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर तो है नहीं, ये हो विधानसभा में रहा है, वो बिल्डिंग विधानसभा है, वो ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज वहां बना है, ठीक है, लेकिन मेन कहानी है कि उस बिल्डिंग में फंक्शन तो इलेक्शन का चल रहा है ना इस समय, कोई कानून बनाने की विधि तो नहीं चल रही है। इसलिए कोर्ट कह रहा है भाई ये इलेक्शन चल रहा है, इसलिए व्हिप नहीं चलेगा, इसमें मैंडेट चल रहा है ना, जनता का मैंडेट। जैसे कि काउंसिल ऑफ स्टेट नाम क्यों रखा राज्यसभा का? बड़े जबरदस्त तरीके से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के नाम रखे गए हैं। एक तरफ पार्लियामेंट के एक हाउस यानी कि लोकसभा में सारी जनता रिप्रेजेंट होती है सीधे वोट करके, दैट्स वाई उसका नेम है हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। लेकिन पार्लियामेंट के अपर हाउस में जनता जिन राज्यों में बस रही है, राज्यों में जनता राज्यों में ही बसती है, और कहां बसती है? जनता जिन राज्यों में बस रही है वो राज्य पूरे पूरे रिप्रेजेंट हो रहे हैं अब राज्यसभा में, क्योंकि राज्य अपने आप में एक कल्चरल यूनिट है, एक पॉलिटिकल यूनिट है। तो जनता को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया लोकसभा में, पूरे पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट दे दिया राज्यसभा में। क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट कैसे दे दिया कि स्टेट की विधानसभा में जनता ने विधानसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन दे ही रखा था, और उन लोगों के वाया राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन ले लिया। मतलब जिनको जनता ने राज्य का सिरमौर चुना है, वो राज्य का भला बुरा जानते हुए, राज्य का अच्छा बुरा देखते हुए आगे राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा के सदस्य चुन लो। राज्य का भला बुरा, पार्टी का नहीं। समझी बात? कि जनता ने मैंडेट दे दिया एमएलए को, एमएलए को बोला अब मेरे राज्य का हित कहां है तू देख लियो, उस हिसाब से राज्यसभा में वोट कर दियो। आइडिया तो पायस है, आइडिया तो पायस है। ऐसा हो सकता है ना कि मैं किसी भी पार्टी, अब देखो आइडिया तो पायस है, होती करप्शन है, होती हॉर्स ट्रेडिंग है, होता कुछ है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। हम तो एकेडमिकली पढ़ाएंगे कि जो प्रोविजन जिस तरह से रखा गया, सपोज करो कि मैं पंजाब ही की विधानसभा में हूं, मैं आम आदमी पार्टी से हूं सपोज करो, या मैं हूं मान लो कि बीज कांग्रेस से, या मैं बीजेपी से हूं, या अकाली दल से हूं, कहीं से भी हूं। ऐसे में सपोज करो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ने मुझ पर कॉन्फिडेंस पोज किया है कि हमारे राज्य का, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला हित ये बंदा जानता है, हम इसे अपना नुमाइंदा तय करके विधानसभा में भेज रहे हैं। भेज दिया ना आपने मुझे, मैं चला गया ना वहाँ पे, मुझे आपने मैंडेट दिया है। ऐसे में सपोज करो कि मैं थोड़ी देर के लिए मान लो मैं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हूँ, एमएलए हूँ, और आम आदमी पार्टी का इस बार जो मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर राज्यसभा में जाने वाला कैंडिडेट है, मुझे नहीं पसंद उसकी विचारधारा, क्योंकि दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है हो सकता है एपीजे अब्दुल कलाम, और मेरे को लग रहा है कि मेरे राज्य का हित इनसे बेहतर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मुझ पे जनता ने कॉन्फिडेंस पोज किया है, मुझे ईमानदारी से मेरे स्टेट के इंटरेस्ट को राज्यसभा में रखना है, और मेरे हिसाब से ये कैंडिडेट स्टेट को जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेम्परामेंट की ज़रूरत है, जैसी क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है, कैरेक्टरल इंटीग्रिटी की ज़रूरत है, इस कैंडिडेट में मुझे दिखती है। मैं इसको जिता करके वहाँ पर पहुँचा रहा हूँ कि ये राज्यसभा में पंजाब राज्य के हितों को सुरक्षित रखने का काम करेगा। सपोज करो, अब वो किसी पार्टी का हो सकता है कैंडिडेट, थोड़ी देर के लिए सपोज करो, तो मैंने वोट उसके हक में डाल दिया। आइडियली तो ये क्रॉस वोटिंग हो गई, और मैंने डाला है तो छुप के नहीं डालना, करप्शन के लिए नहीं डाला, घूसखोरी खा के नहीं डाला, लाभ लेकर के नहीं डाला, मैंने सिद्धांत पे डाला है, नियम पे डाला है। तो मुझे चुनौती दी जा रही है कि फिर बैलेट पेपर दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बैलेट पेपर दिखा, रीजनिंग रख अपनी, पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है पर तेरी सदस्यता नहीं जाएगी, तो डिस्क्वालीफाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में ये 2006 के कुलदीप नैयर केस में कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन तो हो सकते हैं कुछ, डिस्क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में मैं अपनी बात रखूंगा, मेरी जांच करा ली जाए कि मैंने पैसा खा करके वो चुना है या कुछ करके चुना है, क्योंकि बैलेट पेपर में तो मैंने दिखाई दिया मैंने किसको चुना। मैं ओपन हूं, गो एंड सर्च अबाउट मी, तो उसमें दिखेगा कि यार कुछ लाभ नहीं लिया इसने, फकीर आदमी एकदम आदमी ऐसा ही, बस कुछ नहीं, लेकिन पूरे मतलब कन्विंस होकर डाल दिया इसने उसको वोट, ऐसा करके। तो मैंडेट काम कर रहा है, यहां पे व्हिप काम नहीं करेगा। समझ रहे मेरी बात?
इसलिए बैलेट ओपन रखा गया है ताकि ये करप्शनों का कांड ना बन जाए, मतलब कि करप्शन ना चले, अंदर खाते दे ले, सीक्रेट बैलेट, रात को मीटिंगें चल रही हैं, कल आपके कैंडिडेट को वोट डालूंगा, 1 का 2, 2 का 3, 2 का 3, ऐसा ना चल रहा है। लेकिन व्हिप में भी नहीं बांध रहे कि फिर ये तो बोगस हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि भाई चुन करके आए हो किधर से कर, और फिर राज्यसभा इलेक्शन के चुनाव क्या है, सीधे जितनी पार्टियां हैं उतने में बांटो, कहानी खत्म, चलो चलने दो फिर। समझ रहे मेरी बात? ये कहानी है। लेकिन अब हो रहा है इसका नुकसान, जो पार्टियां मेजॉरिटी में हैं वो लाभ कमा रही हैं। जैसे इस केस में कांग्रेस में मेजॉरिटी में है वहां के राज्य हिमाचल में, लेकिन देश में मेजॉरिटी में बीजेपी है, देश में मेजॉरिटी बीजेपी, और 3 महीने में चुनाव खड़े हैं लोकसभा के, और प्रधानमंत्री ने नैरेटिव चेंज कर दिया। पहले बात हो रही थी कि बीजेपी कितनी आएंगी सीटें, कितनी नहीं आएंगी, अब देश में चर्चा हो रही है जब से उन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो अब चर्चा ये होने लगी है 400 कर लेंगे, 400 हो जाएगा कि नहीं। पहले बात हो रही थी कि कितनी आएंगी, 260, 50, 70, अब 400 होगा कि नहीं। ये इंटेलिजेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग एकदम सेट कर देते हैं नैरेटिव। संसद में कह दिया, उसके बाद चर्चा इस बात पर। तो ऐसे में हो सकता है ना कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स को दिख रहा हो कि 2024 में लोकसभा में तो भाई ये रिपीट ही होने वाले हैं, और राज्य में भी लोकसभा के चुनाव होने हैं। अगर उधर से हमको टिकट मिल रहा है बीजेपी से लोकसभा में जाने का, तो कौन नहीं जाना चाहेगा यार। आप खुद सोचिए, एमपी का रुतबा, लेवल, फिर गलती से मंत्रालय वगैरह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स वगैरह, कुछ सीधा सेंटर कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसलिए अब लगातार कोर्ट में ये बातें जा रही हैं कि किसी भी तरह से मेजॉरिटी पार्टीज विप वाला कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से क्रॉस वोटिंग कल्चर को जन्म दे रही हैं। वो कोई भी पार्टी हो सकती है। इस वजह से हो ये रहा है कि मेजॉरिटी पार्टीज कंट्रोल कर पा रही हैं इस चीज को कि वोट्स कैसे इन्फ्लुएंस किए जाए, कैंडिडेट को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ ना कुछ देखना होगा कि हो सकता है आने वाले दिनों में विप ले आए वो, कि इसमें विप का प्रोविजन आ जाएगा, आपको विप मानना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या कुछ भी ऐसा कुछ हो। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। इतनी बात समझ में आई? ये सारा कहानी। अब मैं आपको कुछ पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, आपको जजमेंट्स पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। आप एक बार उसको भी सुन लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए, मैं आपको ये जजमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगा। कुलदीप नैयर केस में एक जजमेंट है, और एक संजय बांदेकर यानी रवि एस नायक और संजय बांदेकर केस की 1994 की जजमेंट है। पहले मैं 1994 वाली जजमेंट पढ़ूंगा जो कि ओपन बैलेट वाले की भी पहले आई थी। वो क्या कहती है उसको सुनो। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इन रवि एस नायक एंड संजय बांदेकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। दो लोग एक तरफ हैं, रवि एस नायक और संजय बांदेकर, दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया। 1994 दैट voluntarily giving up membership under the 10th schedule is not synonymous with only formally resigning from the party to which the member belongs। एक तरीका है ना। देखिए, एक चीज आपने क्या की, आपने आए और अपनी वॉलेंटरली अपनी मेंबरशिप ही छोड़ दी कि आई डोंट वांट टू रिमेन द मेंबर ऑफ द हाउस। ये एक चीज हो गई, मेंबरशिप छोड़ दी, खत्म। लेकिन तो फिर तो आप डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे। दूसरी तरफ आपने पार्टी से सिंपली रिजाइन कर दिया है, यू हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द पार्टी। कोर्ट ये कह रहा है कि इट इज नॉट सिनोनिमस टू द वॉलेंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप। इट इज नॉट सिनोनिमस। रिजाइन किया है, सिंपल पार्टी से रिजाइन किया, लेकिन उसके एक्शंस आप आगे देखो कैसे हैं, कैसे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो डेट्रीमेंटल हैं क्या हाउस या पार्टी की विचारधारा को, या जो भी है, उसके बाद एक्शन लो जो लेना है। बट सिंपल रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्टी बाय डिफॉल्ट कोई एक्शन नहीं बन जाएगा, ऑटोमेटिक एक्शन नहीं क्रिएट हो जाएगा कि रिजाइनिंग माने डिस्क्वालिफिकेशन, खत्म कहानी। ऐसा नहीं है। ये 1994 में कहा कोर्ट ने कहा कि दैट वॉलेंटरली गिविंग अप मेंबरशिप अंडर द 10th शेड्यूल इज नॉट सिनोनिमस विद ओनली फॉर्मली रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्टी टू विच द मेंबर बिलोंग्स। The conduct of member both inside and outside the house can be looked into to infer if it qualifies as voluntarily giving up membership। आई बात समझ में? ये हमें देखना पड़ेगा कि उसका कंडक्ट कैसा काम
कर रहा है, क्या वो क्वालिफाई हो रहा है, रिजाइनिंग कैंडिडेट सिंपली क्वालिफाई हो रहा है उस ग्राउंड पर, जैसे वॉलेंटरली मेंबरशिप गिव अप कर देते हैं, क्या ये उस ग्राउंड पर क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमें उसका कंडक्ट देखना पड़ेगा, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर। अगर कंडक्ट सही जा रहा है, एवरीथिंग इज ओके, गोइंग फाइन, और सिंपली रिजाइन हुआ है, तो क्या दिक्कत है, चलने दो उसको। एज अ कैंडिडेट, एज एन पार्टी मेंबर, सॉरी एज एन मेंबर ऑफ द हाउस, उसको कंटिन्यू होने दो। उसने मेंबरशिप तो गिव अप नहीं करा है ना, ही शी मस्ट कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ द हाउस। ये कहानी। तो ये पीछे कुछ ऐसे मामले हुए भी थे, जैसे कीर्ति आज़ाद का केस मुझे याद आता है, उसने पार्टी रिज़ाइन कर दी थी, पार्टी छोड़ दी थी, फिर काफ़ी दिन ये बात बनी रही थी कीर्ति आज़ाद के केस में, मुझे जहाँ तक लगता है बीजेपी में थे और बीजेपी से पार्टी छोड़ी थी। एक बार फटाफट वेरीफाई कर लो, कीर्ति आज़ाद क्रिकेट प्लेयर अपने, ही रिजाइन फ्रॉम द पार्टी दैट इज बीजेपी, मुझे पीछे एक केस याद आ रहा है। तो कई दिन तक पत्रकार उनसे पूछते रहे थे कि फिर आपकी सदस्यता अब रहेगी कि नहीं, तो फिर वो ये कहते थे कि देखिए मैं एक डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, मैंने पार्टी छोड़ी है, रिजाइन किया है, ठीक है, अब ये पार्टी तय करे कि उसने मुझे डिस्क्वालीफाई कराना है कि नहीं। समझ रहे मेरी बात? वो यही कहना चाह रहा था। बीजेपी थे ना, हाँ, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो वो ये कह रहे हैं कि पार्टी विल डिसाइड कि वो मुझे एज अ मेंबर ऑफ द हाउस कंटिन्यू कराना चाहती कि नहीं कराना चाहती। मैंने तो सिंपल रिजाइन किया है, दैट्स ऑल, और तो कुछ नहीं। आई एम अ डिसिप्लिन मेंबर ऑफ द हाउस, मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ, पूरा डिसिप्लिन मैनर में काम करता हूँ, सारी कार्रवाइयों में पार्टिसिपेट करता हूँ, दैट इज ऑल। दूसरा अब जजमेंट 2006 वाला क्या कहता है, वो ये कहता है द सुप्रीम कोर्ट इन कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 upheld the system of open ballot for Rajya Sabha elections. It reasoned that if secrecy becomes a source for corruption, then transparency has the capacity to remove it. However, in the same case, इसी केस में कोर्ट ने क्या कहा, the court held that an elected MLA of a political party would not face disqualification under the 10th schedule for voting against their party candidate. He may at the most, ज़्यादा से ज़्यादा, he may at the most attract disciplinary action from their political party. बहुत ज़्यादा क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। ये 2006 के केस में सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर है मामला। ऑपोजिट पार्टी कैंडिडेट को वोट डाल दिया है, इसकी वजह डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, बस खत्म कहानी, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। द हिंदू की खबर से ये मैंने कोट कर दिया आपको, कुलदीप नैयर केस। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं। देखो, अब जिस पार्टी की मेजॉरिटी है उस हाउस में, और जितनी सीट हैं, तो 3 सीट हैं, 3 सीटों पर कैंडिडेट खड़े हैं, और जिस पार्टी की मेजॉरिटी है, अगर सभी कैंडिडेट्स के लिए उस पार्टी के सभी एमएलएस वोट करना शुरू हो जाएं, तो सिवाय मेजॉरिटी पार्टी के किसी और पार्टी का तो कोई मेंबर ही कभी राज्यसभा में पहुंचेगा नहीं। आई बात समझ में? तो इसके लिए एक प्रोविजन एग्जिस्ट करता है, वो प्रोविजन क्या है, मेंबर्स डोंट वोट फॉर ईच सीट। राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में यह प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में? उनका वोट एक बार ही काउंट किया जाएगा, मेंबर्स का वोट एक बार ही काउंट किया जाएगा। मैं अभी करके दिखाता हूं ये चीज, मैं एग्जाम्पल के साथ लिख करके दिखाऊंगा। हर सीट के लिए वोट नहीं कर सकते, यू विल काउंट देयर वोट ओनली वंस, दैट इज द रूल। अदरवाइज तो फिर जिस पार्टी की उस सरकार है उस राज्य में, फिर तो सारी सीटें उसी की हैं, फिर इलेक्शन वाला प्रपंच करने का जरूरत ही नहीं, नाटक ही कोई नहीं, खत्म कहानी। लेकिन उसको फिर बैलेंस किया गया है, उसको समझाते हैं कैसे बैलेंस किया गया है, मैं लिख के बताता हूँ। देखो अब थोड़ा सीट के बारे में समझो, फिर क्लैरिटी हो जाएगी। क्या लिखा है मैंने, इलस्ट्रेशन किया है पूरा। क्या है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट वेयर देर इज राज्यसभा इलेक्शन फॉर 3 सीट्स। ऐसे राज्य का उदाहरण लीजिए जहाँ पर 3 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेट देयर बी ओनली 2 पार्टीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ की विधानसभा में मान लो सिर्फ 2 ही पार्टियाँ हैं, पार्टी ए, पार्टी बी, और वहाँ की विधानसभा में टोटल 140 सीट्स हैं। पार्टी ए के पास 100 सीट्स हैं, पार्टी बी के पास 40 सीट्स हैं। इतनी बात क्लियर? अब देखो, बोथ पार्टीज कैन फील्ड 3 कैंडिडेट्स ईच फॉर 3 राज्यसभा सीट्स। दोनों पार्टीज अपना अपना कैंडिडेट तीनों सीटों के लिए खड़ा कर देगी। पार्टी ए ने भी तीनों सीटों पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, पार्टी बी ने भी तीनों सीटों पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। दोनों को अनुमति है, कर सकते हैं।
टू विन अ राज्यसभा सीट अ कैंडिडेट शुड गेट अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स। राज्यसभा की सीट जीतने के लिए कैंडिडेट को जितने जरूरी नंबर ऑफ वोट्स है वो लेने पड़ते हैं। ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स क्या है? कोशंट। क्या है ये? दैट नंबर, दैट रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज अ कोशंट इज फाउंड आउट यूजिंग द बिलो फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला यूज करो। कोशंट कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने? मतलब जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स, वो है 140, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स। नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स कितनी थी? 3, दैट इज 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 और फिर प्लस 1। सो हम कैसे ये क्वोशंट निकाल पाते हैं? टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स प्लस 1 प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स 140 यानी कि जितनी सीट्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि हो गया 4 और फिर ये प्लस 1। तो 140 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, 36 वोट्स टू विन। तो किसी भी एक कैंडिडेट को 36 वोट चाहिए जीतने के लिए। अब ऐसे में एक रूल काम करता है और वो रूल क्या है कि MLS डोंट वोट फॉर ईच सीट, ईच MLS वोट इज काउंटेड ओनली वंस। हर MLA का वोट एक बार काउंट होगा और हर सीट के लिए वो वोट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वो क्या करेंगे? उन्हें एक ही बार पर्चा दे दिया जाएगा और उसी पर्चे पर वो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस ऐसा फिल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक पर्चा दे दिया गया, बैलेट पेपर आप उसको मान लीजिए आपको दे दिया गया, उस पर आपने जिस कैंडिडेट को जिताना है उसके आगे अपना 1 लिख दीजिए, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दीजिए। उसके बाद जिसे आप सेकंड नंबर पे प्रेफर कर रहे हैं उसको सेकंड लिख दीजिए, फिर जिसको थर्ड नंबर पे प्रेफर कर रहे हैं उसे थर्ड लिख दीजिए, जिसको फोर्थ नंबर पे प्रेफर कर रहे हैं उसको फोर्थ लिख दीजिए। सिंपली आप अपने एक ही बैलेट पेपर, एक ही बार आपका वोट जो है वो काउंट हो रहा है। ईच MLA's वोट इज काउंटेड ओनली वंस एंड MLA's डोंट वोट फॉर ईच सीट। हर सीट के लिए अलग अलग से वोटिंग नहीं होगा, एक बार वोटिंग हो गया कहानी खत्म। इसी को कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोट एक ही है, सिंगल वोट है, वो ट्रांसफर होता रहेगा क्योंकि आपने प्रेफरेंसेस दे दी हैं। कैसे काम करेगा ये, इसको समझो। अब सपोज करो कि हम अगर हर सीट के लिए दोबारा से MLAs को वोट करने को कह देते तो फिर पार्टी ए के पास तो ऑलरेडी 100 सीटें हैं, तो फिर तो हम एक तरह का नाटक रचा रहे हैं, क्योंकि फिर तो पार्टी ए हर बार हर सीट के लिए 100 सीटें, क्योंकि उसके पास 100 वोटें हैं 140 के हाउस में, तो उसी का ही कैंडिडेट जीत करके पहुंच रहा है, फिर तो वो वोट डालते जाएंगे। लेकिन MLS डोंट वोट फॉर ईच सीट एंड ईच MLA's वोट इज काउंटेड ओनली वंस। इससे क्या जादू होगा? सपोज करो, इससे जादू क्या होगा? 100 सीटों वाली जो पार्टी है उस हाउस में, उसके पास बोले तो 100 वोट है, 100 वोट हो गया उसके पास। अब ऐसे में 36 सीट चाहिए, 36 वोट चाहिए जीतने के लिए, तो 100 में से 36 माइनस करो, कितना बचता है? 64 ना। तो ऐसे में 36 वोट उस पार्टी के लोगों ने डाल के पहले 3 सीटों में से एक कैंडिडेट एक सीट अपने लिए निकाल ली राज्यसभा की। अब बचे उसके पास 64 वोट्स। 64 में से और 36 माइनस करो, कितना बचा? 28 बचा ना मेरे बच्चे। 64 में से और 36 माइनस किया तो 28, और 36 वोट उसने अपना यूज किया तो एक और सीट राज्यसभा का अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए निकाल लिया। 3 सीट थी, 3 में से 2 उसने सिक्योर कर ली। अब बचे सिर्फ 28 वोट, और वोट कितना चाहिए? 36। अब पार्टी बी रोल प्ले करेगी क्योंकि उसके पास थी 40 सीटें, वो कह रही है 36 वोट मेरे पास है, या तो 3 में से 1 सीट मेरा हुआ। समझ रहे हो ना? क्योंकि जो पहली बार में 36 वोट खप गया पार्टी ए का, वो खत्म, खप गया। फिर दूसरी बार में 36 वोट और खप गया, वो भी गया। अब उसके पास बताए सिर्फ 28 वोट, इतने में सीट नहीं निकलने का, क्योंकि मिनिमम नंबर कितना रिक्वायर्ड है? 36। वो बचा है किसके पास? पार्टी बी के पास, क्योंकि उसके पास 40 वोट था, 36 वोट उसके पास है। तो 3 सीटों वाली, उस समय जो 3 सीट के लिए चुनाव हुआ राज्यसभा के लिए, 2 सीट मिल गया रूलिंग पार्टी को, 1 सीट मिल गया अपोजिशन पार्टी को। तो इस मेथड के वाया हमने दोनों को कम से कम सीट दिया, एंश्योर हुआ। ये कैसे काम करेगा? अच्छा सपोज करो ऐसे सबको बैलेट पेपर दे दिया, 140 हाउस वाला वो पूरा हाउस है, 140 लोग ऐसे बैठे, तुम सब बैठे रहे, सबको वोट दे दिया मैंने, सब तुमको, मुझे भी मिल गया। हम सब ने अपना अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया। अच्छा, पार्टी बी के कैंडिडेट 40 कैंडिडेट अगर तो पूरे कहे में चल रहे हैं, बिगड़े हुए लोग नहीं है, पूरे कहे में चल रहे हैं,
तो वो पार्टी बी के कैंडिडेट को ही फर्स्ट प्रेफरेंस करेंगे। उन्होंने पार्टी बी के कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस कर दिया। और पार्टी ए के कैंडिडेट ने क्या किया, अपने जो कैंडिडेट उन्होंने खड़े करे थे तीनों सीटों पे, उनको उन्होंने मान लो कि फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में भी अपना बंदा, फिर थर्ड प्रेफरेंस, इस तरह से प्रेफरेंस कर दिया। तो पहले फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग हुआ। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग में देखा कि एक कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस का 36 वोट मिल गया, तो वो तो कैंडिडेट 36 वोट पा ही गया, वो तो हो ही गया, किनारे लग गया, वो तो हो गया, कहते थे विन, वो लग गया भंगड़ा पौन। 36 जिन्होंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था 36, वो तो अब गए, उनका तो काम खत्म हो गया। आई बात समझ में। अब दूसरे कैंडिडेट के लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किया जाएगा, सेकंड राउंड में चल रहा है, सेकंड प्रेफरेंस दूसरे कैंडिडेट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट हो रहा है, तो बाकी बचे हुए उनके कितने एमएलए हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस डालेंगे, वो वहां पर काउंट हो गया, 36 वहां पर खप गए। अब उनके बचे ही फर्स्ट प्रेफरेंस 28 होंगे, इससे ज्यादा बच नहीं सकते। आई बात समझ में। ऐसे में दूसरी पार्टी अपना रोल प्ले करने आ गई, पार्टी बी, क्योंकि उसके 40 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस किसी एक कैंडिडेट को दिया था, तो अब वो तीसरी सीट के लिए 36 वोट उस आदमी को मिला। आई बात समझ में। तीसरी सीट के लिए 36 वोट उस आदमी को मिला। इतनी बात क्लियर। तो इस तरह से हमने ये इंश्योर किया है कि अगर आपका पहले तो वोट ओनली वंस ही काउंट होना है, और दूसरा डोंट वोट फॉर ईच सीट। हर सीट के लिए आप दो बार, हम लोगों ने इस सीट के लिए वोट किया, हम सारे उठ करके गए उसके लिए वोट किया, हम सारे उठ करके गए उसके लिए वोट किया, ऐसे तो हर सीट पे मेजॉरिटी ही रिपीट होती जाएगी। ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, हमने एक ही बार में अपना प्रेफरेंस दिखा दिया। ऐसे में हर कैंडिडेट को 36 मिनिमम लेना है, फिर ही विक्टोरियस डिक्लेयर हो जाएगा। और ऐसे में एक पार्टी के पास 100 वोट है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने कैंडिडेट को 36 वोट देके फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकती है, मुझे बताओ। मैक्सिमम 2 कैंडिडेट को, इससे ज़्यादा नहीं। तो 2 सीट वो सिक्योर कर जाएंगे, और फिर पार्टी बी के पास 40 है, तो वो एक कैंडिडेट को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देके तीसरी सीट वो सिक्योर कर जाएंगे। आई बात समझ में। इस मैनर में आप देखेंगे कि एक विधानसभा में रूलिंग पार्टी जो है का मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स तो वो ले जाती है, लेकिन दूसरी पार्टीज को भी सीट मिल जाती हैं, वो भी ले जाती हैं। तो इसलिए फिर उस पार्टी से भी कुछ लोग चुन करके जीत करके आते हैं। तीसरी पार्टी है तो तीसरी पार्टी भी ले जाती है सीट, डिपेंड करता है सीट कितना है। आई बात समझ में। इसको रीड करो, अब देखो नोट, MLAs don't vote for each seat and each MLA's vote is counted only once. अब why MLAs don't vote for each seat? If that had been the case, then only the ruling party representative would make it through. सिर्फ रूलिंग पार्टी के ही रिप्रेजेंटेटिव वोट जीतते रहते, कैंडिडेट जीतते रहते। Rather, the members give preference for each candidate as 1, 2, 3, 4, 5. If 36 or more members choose a candidate as their first choice, he gets elected. So, the party B, that is opposition party in assembly, with 40 seats can get 1 member elected if the members give preference for a candidate as first preference. The ruling party, that is party A, on the other hand, can get 2 members elected. Why? 36 माने 72 votes. 72 votes from their 100 members. 100 में से 72 वोटें तो उनकी 36 के सेगमेंट के 2 कैंडिडेट जिता सकती है ना, तो उन्होंने जिता दिया। बाकी फिर उनके पास आंकड़ा 28 का बचा था, जो कि तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए पर्याप्त नहीं था। और 72 कैंडिडेट 72 कारतूस चल गए, ठा वो खोल खाली हो गए। अब बताएं 28 जिंदा कारतूस, लेकिन उनके पास अभी भी 40 कारतूस। दूसरी कैंडिडेट तीसरी सीट को जिताने के लिए अष्टबाजियां वो करेंगे। समझ में आई बात। मतलब चली हुई खाली खोल नहीं चलने। अब वोट की ताकत इस्तेमाल कर ली आपने, खत्म। ओके, ये लिखा हुआ सारा समझ आ गया। यही कहानी थी। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, एक कैंडिडेट जब एंटर होता है 6 साल तक उसमें रहता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, वेरी गुड। थोड़े क्वेश्चन आ गए क्लास में ही, डाउट आ गए, मैं उसका भी एड्रेस इसी में करके चल रहा हूँ। पहले तो एक कैंडिडेट क्या है, स्टूडेंट हमारी ये कह रही है कि सर थोड़ा ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के वाया अगर ये चलेगा तो थोड़ा क्लियर कर दो। तो मैं ऐसा क्लियर कर देता हूँ। देखो, 100 सीटें एक पार्टी के पास हैं, 40 सीटें पार्टी बी के पास हैं।
मतलब 100 वोट पार्टी ए के पास है, 40 वोट पार्टी बी के पास है। इतनी बात क्लियर। और हमने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स निकाल रखे हैं जो एक कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो 36 है। अब हम काम करते हैं, कैसे काम होगा। सपोज करो कि एक पार्टी के 100 मेंबर ने अपने एक कैंडिडेट को, 100 के 100 मेंबर ने उस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफर करा हुआ है, फर्स्ट प्रेफर। वोट बैलेट निकाले, पर्सन का नाम सुभाष, फर्स्ट प्रेफरेंस सुभाष, सुभाष 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 36, सुभाष विनर डिक्लेयर, सुभाष विनर डिक्लेयर। लेकिन 37th वोट सुभाष, सुभाष 38, 40, 50, 100 के 100 नहीं सुभाष फर्स्ट प्रेफरेंस किया हुआ है। अब सुभाष तो 36 वोट लेकर के निकल लिया, सुभाष का तो हो गया काम। अब वो पहले जो 36 के कारण सुभाष विक्टोरियस हो गया है, वो 36 अब यहां पर कट कर दिए जाएंगे, खड़क। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब होगा क्या, अब बाकी बचे हुए जितने सुभाष 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 करके बैठे हुए हैं, सबने सुभाष को जीताया है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, पर सुभाष तो जीत गया ऑलरेडी, सुभाष तो ऑलरेडी जीत गया। अब उनका फर्स्ट प्रेफरेंस सुभाष का क्या करें। तो उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस जिसको दिया है, उन्होंने किसी को सेकंड प्रेफरेंस भी दिया होगा, और किसको दिया होगा, अपनी ही पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को। और थर्ड प्रेफरेंस भी दिया होगा किसको, अपनी ही पार्टी के तीसरे कैंडिडेट को। तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा। तो बाकी सब ने भी 100 में से 36 माइनस करके सुभाष तो जीता, बाकी बचे 64। बाकी 64 ने भी सुभाष ही को मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, लेकिन अब उसमें से उनका फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, क्योंकि सुभाष निकल गया, विक्टोरियस हो गया है, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सेकंड को जाएगा, सेकंड वाला अब उनका फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगा। अब काउंट करना शुरू करो। सुभाष कन्वर्टेड टू विष्णु, सुभाष टू विष्णु, विष्णु 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 36 हो गए, सुभाष से विष्णु हो गया। विष्णु विनर 36, विष्णु को सिक्योर हो गए, विष्णु विनर। ये 36 वोट भी गए, उधर विष्णु भी गया। लेकिन अभी भी 64 में से 36 और माइनस करो तो स्टिल 28 लेफ्ट है, स्टिल 28 लेफ्ट हैं। इन 28 को देखा कि ये भी सुभाष का ही रंग गाना गा रहे हैं, अभी भी सुभाष सुभाष ही चल रहा है, सुभाष सुभाष। तो सुभाष सुभाष सेकंड प्रेफरेंस में डाल के उसको फर्स्ट बनाओ, तो विष्णु विष्णु, विष्णु भी निकल लिया है, काम हो गया है। अब देखो कि थर्ड किसको जा रहा है, तो थर्ड चला गया सन्नी सन्नी, सुभाष टू विष्णु, विष्णु टू सन्नी, तो सन्नी 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 28 वोटों तक सन्नी, 36 नहीं मिले, चल निकल, खत्म। तो पार्टी ए के 2 कैंडिडेट सुभाष और विष्णु विक्टोरियस हुए। अब और वोट अभी काउंट करने हैं, क्योंकि 40 बैलेट पेपर अभी बचे हैं उधर, उनको काउंट किया। फर्स्ट प्रेफरेंस आ रहा है अनिकेत 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 अनिकेत, 40 ने अनिकेत को फर्स्ट प्रेफरेंस किया, पर 36 तक आते ही विनर डिक्लेयर हो गया। ये पार्टी बी का कैंडिडेट का, पार्टी बी के पास 40 वोट थे। इस तरह से पार्टी ए ने 2 कैंडिडेट इंश्योर करे, टोटल 3 में से पार्टी बी को भी एक कैंडिडेट मिला। सिंगल ही वोट है, ट्रांसफर होता है फर्स्ट। सेकंड, एमएलए डोंट वोट फॉर ईच सीट, एक ही बार वोट करते हैं, एमएलएज वोट इज काउंटेड ओनली वंस, और एक ही बार काउंट हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई, ये तो डाउट हो गया। अच्छा, दूसरा, एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर ऐसा इसलिए रखते हैं, ये प्रोविजन इसलिए है कि भाई ऑपोजिशन को भी कोई सीट मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों रखना है कि ऑपोजिशन को भी सीट मिलनी चाहिए। हो सकता है ना 140 सीटों वाली विधानसभा में 139 सीटें एक पार्टी ए के पास होती और ऑपोजिशन के पास सीट ही एक होती, फिर थोड़ी ना उनका कोई मेंबर राज्यसभा जीत के जाना था। फिर तो 36 के 3 सेट अकेली पार्टी ए ही बना ले रही है, फिर तो तीनों कैंडिडेट उन्हीं के जाने थे राज्यसभा में। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया है कि उस असेंबली की, जो वो असेंबली जिस स्टेट से बिलोंग कर रही है, उस स्टेट की जनता ने अपना मैंडेट, अपनी एस्पिरेशंस जिस मैनर में विधानसभा में रिफ्लेक्ट करी हैं, विधानसभा से वो उस मैनर में राज्यसभा में रिफ्लेक्ट हों। तो उस राज्य की जनता ने अपनी एस्पिरेशन विधानसभा में ऐसे रिफ्लेक्ट करी थी कि 140 में से 100 सीटें एक पार्टी को गई थी, 40 सीटें एक पार्टी को गई थी। तो एक प्रोपोर्शन है
फिर इसी तरह से उस हाउस ने अपनी विल आगे राज्यसभा में ऐसे रिफ्लेक्ट करी कि 3 में से 2 सीटें एक पार्टी को गई और 1 सीट दूसरी पार्टी को गई। मतलब जनता की विल इनडायरेक्टली वाया द असेंबली राज्यसभा में रिफ्लेक्ट हो गई। आ गई बात समझ में? ये इस तरह से किया गया। अच्छा, तीसरी चीज अब ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस ने अपने 6 एमएलए जो डिस्क्वालीफाई करवाए हैं, स्पीकर ने किए हैं, उनके पास अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एकदम नीट एंड क्लीन, दे कैन अप्रोच द कोर्ट। वो कोर्ट जा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं? 100% जा सकते हैं। ओके, दे विल गो टू द कोर्ट। क्लियर? कोई डाउट किसी को? इतने ही डाउट थे और तो कोई डाउट नहीं था? कोई और भी अगर कसक हो तो वो धीरे धीरे निकल जाएगी। सारी कसक एक बार में कैसे? इतना बहुत है। अब फाइनली थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टाटा।